हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लास्ट वीक कई लोगों का मैसेज और कई लोगों की फोन मेरे पास आए, जिसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने मेरे पास्ट वीडियो देखे नहीं हैं और उनको करंट वीडियो मिले हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हर हफ्ते मैं एक वीडियो बनाता हूं, किसी एक टेक्निकल टॉपिक को कवर करते हैं और एक किसी सॉफ्ट स्किल को कवर करते हैं। तो इस वीक के हमारे सॉफ्ट स्किल का जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वाले सेगमेंट पे आता है, जिसको फोकस ऑन प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों, फोकस ऑन प्रोसेस में आगे बढ़ने के पहले हम अपने पुराने प्रिंसिपल्स को रिवाइज करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने उन प्रिंसिपल को एटलीस्ट अपनी दिनचर्या में फॉलो करना शुरू किया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चर ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा था एवरीडे लर्निंग। हमें हर दिन कुछ नया सीखना है। रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, लीड विद ह्यूमिलिटी, बिहेवियर, एंगर मैनेजमेंट। और दोस्तों, ये हमारा पहला सेगमेंट था जो कंपनी में कल्चर बनाने के काम में आता है। और जो दूसरा सेगमेंट है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में आएगा, उसमें हमने सीक परफेक्शन को कवर किया हुआ है, एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग को कवर किया है, और आज का जो टॉपिक है वो है फोकस ऑन प्रोसेस। सो दोस्तों, कई बार कंपनी में आपने किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी कंसर्न आने पे बातें सुनते हुए देखा होगा। तो दोस्तों, मेरा ये पॉइंट कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट को अचीव करने के लिए बने हुए हैं और उन रिजल्ट को अचीव कराने के लिए प्रोसेस का यूज किया जाता है। बट लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग एक बार जब शिपमेंट की बात आती है या आउटपुट निकालने की बात आती है या मनी की बात आती है, इन सब सेगमेंट की अगर बात आती है तो वो प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग इसको शॉर्टकट बोलते हैं और कुछ लोग इसको ब्रेकेज ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। तो उन कंपनी का मेन पर्पस ये होता है कि उनको किसी तरीके से डिस्पैच करना है, शिपमेंट करना है, अपना मटेरियल बाहर निकालना है। वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। उन कंपनियों में भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय, हाई पेड एम्प्लॉय या सीनियर एम्प्लॉय होते हैं जो प्रोसेस फॉलो और प्रोसेस बनाने के लिए रखे जाते हैं, बट वो लोग ड्यू टू सम एनी प्रेशर दे आर नॉट एबल टू फॉलो द प्रोसेस। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों, एक बार वो सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, 2 बार सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और भी कई बार अचीव कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनी एक सस्टेनेबल गोल को अचीव नहीं कर सकती है। और दोस्तों, मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल दूंगा। आप सबने टोयोटा कंपनी का नाम सुना होगा। टोयोटा कंपनी में जब भी कोई कंसर्न आता है तो वो सबसे पहले, एक्चुअली जो दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो एक्चुअल लोकेशन पे जाते हैं, पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि प्रोसेस में प्रॉब्लम कहां पर है। वो किसी भी एम्प्लॉय को उसके लिए ब्लेम नहीं करते हैं। वो प्रोसेस को देखते हैं और प्रोसेस में अगर कोई फ्लॉ है उसको प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, फोकस ऑन प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें टोयोटा से सीखना होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड देखना होगा, हमें पर्सन ओरिएंटेड नहीं देखना होगा। और दोस्तों, मैं आपको
एक और भी चीज बताता हूं, जो कंपनियां जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करती या प्रोसेस को ब्रेक करती हैं, उस कंपनियों में जो बेस्ट एम्प्लॉय होते हैं वो समय बाई समय उस कंपनीज को छोड़ देते हैं। मतलब अट्रिएशन रेट उस कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का ज्यादा होता है। दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोसेस को फोकस कर सकते हैं। जैसे आपने सिक्स सिग्मा के बारे में सुना होगा, तो सिक्स सिग्मा में वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के बारे में आपने सुना होगा। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कर करके लोग फोकस करते हैं प्रोसेस पे। 5S के बारे में सुना होगा, काइजेंस के बारे में सुना होगा, कानबान के बारे में आपने सुना होगा। ये सब ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज करके प्रोसेस को फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक से हमें सीख ये लेना है कि हमारे सराउंडिंग में आज के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसी भी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करेंगे, हम प्रोसेस को रिव्यू करेंगे और प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम कभी दोबारा ना आए। जनरली मैं अपनी टीम में एक बात बोलता हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना बड़ी, तो मैं बहुत खुश होता हूं। मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम का ये आखिरी दिन है, आज के बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, इसलिए उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सो दोस्तों आज का हम अपना टेक्निकल टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये प्रिंसिपल अच्छा लगा होगा। और आज के टेक्निकल टॉपिक में जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि सर आप अल्ट्रासोनिक आपने कवर किया, डाई पेनिट्रेंट कवर किया, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर किया, बहुत डिटेल में नहीं कवर किया। तो दोस्तों आज भी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करूंगा। अगर मैं डिटेल में जाता हूं तो दोस्तों इसमें 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, और जो कि आज के YouTube में पॉसिबल नहीं है, आप भी नहीं देखोगे और मैं भी नहीं बना पाऊंगा। ओके, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो सबसे पहले 2 बेसिक पॉइंट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हम किस मटेरियल पे करेंगे। तो MT इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है वो मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग उसमें होती है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझने के लिए अगर मैं और भी आपको डिटेल में बताऊं तो वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जो मैग्नेट से चिपक जाता है, उस मटेरियल पे हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग डिटेक्ट बोथ सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग से आप सरफेस और सब सरफेस में आने वाले डिफेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों अब हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के प्रिंसिपल की तरफ बात करेंगे, और इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इसका प्रिंसिपल है लीकेज फील्ड। लीकेज फील्ड को मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको। बिफोर रीडिंग ऑल दिस, सी दिस फिगर। आप इस फिगर में एक मटेरियल देख रहे हैं या मैग्नेट देख रहे हैं, उसका ये साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है, और यहां पर एक क्रैक है, और जो ये क्रैक है इसके सराउंडिंग में भी आप देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो गए। और दोस्तों फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो कहता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, उसमें जो आपका थंब है, जो अंगूठा है, अंगूठा आपको आपके करंट को फ्लो करता है, और जो आपकी उंगलियां हैं, बची हुई 4 उंगलियां, वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे जो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जो आपको एरो दिख रहे हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और जहां पर ये क्रैक बना हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ पोल बने हुए हैं, वहां पर ये जो एरो है ये इसको ऊपर से क्रॉस करेगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और अगर आपको ये फिगर प्रॉपर वे पे समझ में आ गया तो मैग्नेटिक पार्टिकल समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों
सबसे पहले समझते हैं लीकेज फील्ड क्या होता है। द फील्ड इन द एयर स्पेस इन एन अबव क्रैक और एट अदर फिजिकल और मैग्नेटिक डिसकंटिन्यूटी ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेटाइज्ड पार्ट आर कॉल्ड लीकेज फील्ड। ये कहता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मटेरियल में फ्लो हो रही है तो उसमें अगर कोई क्रैक है और उसके ऊपर कोई भी डिसकंटिन्यूटी है तो वहां पर ये ड्यू टू लीकेज फील्ड। लीकेज फील्ड का मतलब ये जो क्रैक है तो ये जो एरो है, मैग्नेटिक लाइंस है, ये क्रैक को ऊपर से क्रॉस करेंगी, एयर के ऊपर से क्रॉस करेंगी और जब ये इसको क्रॉस करेंगी तो वहां पर लीकेज फील्ड डेवलप होगी। दोस्तों इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि अगर कोई क्रैक है तो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो उसको क्रॉस करके जाएंगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, द फ्लक्स फ्रॉम द टू पोल्स ऑफ अपोजिट पोलरिटी फॉर्म्स अ ब्रिज ओवर द क्रैक। जो दो पोल्स है मेरे, नॉर्थ एंड साउथ, अगर ये दो पोल्स अपोजिट पोलरिटी हैं तो अगर ये क्रैक के फॉर्म में बगल में डेवलप हो रहे हैं तो ये क्रैक के ऊपर एक ब्रिज टाइप का फॉर्म करेंगे। ये ब्रिज कैसा होगा? ये ब्रिज ऐसा होगा कि ये जो एरो सीधे जा रहे थे, आप देख रहे हो ये एरो सीधा जा रहा है, ये एरो यहां पर घूम के जाएगा। मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा क्लियर करने के लिए, लेकिन आप ये समझो कि ये एरो जो है ये नीचे सीधा जा रहा है लेकिन जहां क्रैक है वहां पर इसको क्रॉस करके जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है। लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ क्या होगा? अगर दोस्तों ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से गुजर रहा है तो ये सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ है क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये आराम से निकल रहा है। लेकिन अगर ये एयर के थ्रू जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये अब यहां पर तो क्रैक आ गया, बीच में एयर आ गया, इसलिए इसको क्रॉस कर रहा है। अब यहां पर क्लिक पॉइंट ये है कि यहां पर अगर आप मैग्नेटिक पार्टिकल डाल दें या आयरन पार्टिकल डाल दें तो क्या होगा? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आयरन पार्टिकल को एक्यूमुलेट कर लेगा और उसके थ्रू होते हुए आगे पास करेगा। तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करेगा। दोस्तों आगे देखते हैं, एयर एट द क्रैक हैज हाई रिलक्टेंस फॉर द पैसेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो एयर है, जो इस क्रैक के बीच में जो एयर है जहां से इसको पास होना है वो हाई रिलक्टेंट है, वो उसको रिलक्टेंट करना है। अब क्या होता है, अगर आप आयरन के स्मॉल पार्टिकल ऊपर से स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करना है तो वो क्या करेगा? आयरन पार्टिकल को यहां एक्यूमुलेट कर लेगा और ये जो फ्लक्स है वो उससे होते हुए आगे पास करेगा। तो वहां पर क्या होगा? आयरन पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे और उन आयरन पार्टिकल को अगर एक जगह आप इकट्ठा देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये कोई डिफेक्ट है या कोई इंडिकेशन है। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये जो स्मॉल पार्टिकल है आयरन के, इनके अंदर दो बहुत कॉमन पॉइंट हैं। पहला, ये हाई परमेबल होने चाहिए, परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉफ्ट आयरन विद हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मतलब जैसे ही मैग्नेट के कांटेक्ट में आए तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए। हाई परमेबिलिटी का मतलब ये होता है जैसे ही मैग्नेट के कांटेक्ट में आए वो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए, उसका नेचर जो है वो परमेबिलिटी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है लो रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब यह है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बाद में मैग्नेट की तरह काम करने लगे, उसमें लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, मैग्नेटिज्म ना हो। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, हमने डाला तो एकदम से मैग्नेटाइज हो जाए और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाया वो मैग्नेटाइज खत्म हो जाए। अगर मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? ये पार्टिकल यहां पर चिपक जाएंगे और उसको हटाना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दोस्तों चौथा पॉइंट मेरा ऐसा है,
एज मोर एंड मोर पार्टिकल आर अटैच्ड, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अगर अटैच होंगे तो वो पाइल अप हो जाएंगे, मेटालिक पाथ क्रिएट करेंगे और आपको दिखाई दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग समझने के लिए आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट के ऊपर हमने मैग्नेट लगाया हुआ है। ये यू शेप मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखा रहा है। जब ये मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन फ्लो कर रही है तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, और जब मटेरियल के अंदर वो फ्लो कर रही है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट मैंने आपको दिखाया हुआ है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अगर मैंने इनको दो पार्ट में तोड़ दिया है तो आप दो पोल अलग अलग डेवलप हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसी तरीके से अगर कोई क्रैक किसी कंपोनेंट में होगा तो वो एक तरीके से दो डिफरेंट पोल की तरह काम करेगा। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो कि क्रैक के दोनों एसेंट एरिया पे डेवलप हो रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक रिंग्स के ऊपर मैंने आपको दिखाया है कि अगर ये कंपोनेंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है तो क्योंकि लीस्ट रेजिस्टेंस है कंपोनेंट के अंदर तो आराम से करेगी, लेकिन जैसे ही क्रैक के पास आएगा तो ये उस जगह पे थोड़ा ऊपर उठ के जाएगा, क्योंकि एयर जो है वो हाई रिलक्टेंट है तो ये ऊपर से होते हुए जाएगा। आप देख सकते हैं रिंग बी में जहां क्रैक मिला तो ये मैग्नेटिक लाइन जो है ये उसको क्रैक में एयर को थोड़ा सा ऊपर होते हुए क्रॉस करेगी, जो कि लीकेज फील्ड डेवलप करता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेथड की। तो मेथड में हम इंटेंशनली कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराते हैं, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो आप देख सकते हैं ड्यू टू फ्लक्स लीकेज जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर से ऊपर होते हुए जाएगी, और जैसे ही हम पार्टिकल उसके ऊपर डालेंगे वो उसको एक्यूमुलेट कर लेगी। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में इसको समझने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है स्टेब्लिशिंग सुटेबल मैग्नेटिक फील्ड, हमें सुटेबल मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करनी होगी। स्टेप 2 है अप्लाइंग फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल टू द सरफेस टू द टेस्ट ऑब्जेक्ट, हमें फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल जो मैंने आपको पार्टिकल बताए थे वो पार्टिकल हमें ऊपर से डालने होंगे टेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर से। और तीसरा स्टेप होगा एग्जामिनिंग द टेस्ट ऑब्जेक्ट सरफेस फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल एंड इवेल्युएटिंग द सर्विसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट कूपन। तीसरे में हमें एग्जामिन करना होगा कि कंपोनेंट में कहीं पर भी पार्टिकल का मैग्नेटिक पार्टिकल का एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ है। अगर एक्यूमुलेशन हुआ है तो उस जगह को हम इंडिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। दोस्तों, नीचे पॉइंट में मैंने दिखाया है कि नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ब्रास, लेड, एसएन, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा that cannot strongly be magnetized cannot be tested by this method। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी मटेरियल हैं इसमें हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। ये प्रोसेस क्लीन द सरफेस को क्लीन करना है। ये क्रैक है कंपोनेंट में, मैग्नेटाइज किया है देखिए, और लीकेज फ्लक्स से आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में हमने केरोसिन और फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल डाले हुए हैं और इसका एक्यूमुलेशन यहां पर हुआ है। जैसा कि मैंने बोला था कि लो रेजिस्टेंस जाएगा, और ये इस इंडिकेशन को आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, क्लीन द सरफेस, अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज किया है, लीकेज फ्लक्स लाइन डेवलप हुई हैं, नॉर्थ साउथ पोल डेवलप हुए हैं। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप, जैसे ही पार्टिकल डाला है, पार्टिकल स्प्रे किया है, तो आप देखेंगे उसका एक्यूमुलेशन यहां पर हो गया जिसको आप डिफेक्ट बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो एनिमेशन मैंने दिखाया उससे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग बहुत क्लियर हुआ होगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं इस क्लास में नहीं कवर कर सकता, बट मैं उसको आपको कुछ ग्लिम्स दे सकता हूं
जिससे जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कैसे कैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हम करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले टाइप ऑफ एमपीटी, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के टाइप जो हैं, तो उसमें पार्टिकल का पहला सेगमेंट मैंने लिया है। जो पार्टिकल होते हैं जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये पार्टिकल ड्राई हो सकते हैं, ये वेट हो सकते हैं और मैग्नेटिक रबर हो सकता है। ये 3 तरीके के एक्चुअली पार्टिकल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो व्यूइंग द डिटेक्टेड इंडिकेशन, जो इंडिकेशन आपको देखना है, ये भी आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला विजुअल लाइट से देख सकते हैं, विजुअल लाइट का इंटेंसिटी 1000 लक्स होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आप देख सकते हो फ्लोरोसेंस रेडिएशन से, जो फ्लोरोस्कोपिक लाइट होती है उससे आप देख सकते हैं, उसका इंटेंसिटी 1000 माइक्रोवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर दोस्तों मैं बात करता हूं फील्ड टाइप एंड डायरेक्शन की। कितने टाइप की फील्ड होती है? फील्ड की जब मैं बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। कितने टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होंगी और डायरेक्शन क्या क्या होंगी, तो उसके लिए दोस्तों रेसिड्यूअल मैग्नेटाइजेशन होगा, कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन होगा, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन होगा एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होगा। डिटेल में दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं इक्विपमेंट की बात करता हूं तो दोस्तों कई तरीके के इक्विपमेंट आपने मार्केट में देखे होंगे। सबसे ज्यादा आपने योक को देखा होगा। मैंने योक यहां लिखा है, कहां लिखा है? दिस इज द योक। तो दोस्तों इक्विपमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, योक हो सकता है, पोर्टेबल पावर हो सकता है, स्टेशनरी पावर सप्लाई हो सकता है और प्रोड्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा और उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। एज यूजुअल जैसे पहले मैंने बोला था, अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी अच्छा लगे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।